अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीच योरसेल्फ। उर्दू अदब से मुताल्लिक़ वीडियोस के जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसे आगे बढ़ाते हुए आज एक नई वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने ड्रामा से मुताल्लिक़ जो है ड्रामे की तारीख़ और उसके कि इर्तिक़ा के सिलसिले में हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंद्र सभा से मुताल्लिक़ भी कुछ मालूमात फराहम किए हैं। ठीक है, तो अगर उन तमाम वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसी तरीक़े से उर्दू अदब से मुताल्लिक़ और ख़ास करके UGC नेट की तैयारी के लिए जो दीगर मौज़ूआत हैं उनमें भी हम कुछ वीडियोस अपने चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुके हैं और ये सिलसिला मज़ीद जारी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी साबिक़ा वीडियोज़ को देखें, उससे इस्तेफ़ादा करें। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है ड्रामा यहूदी की लड़की। ये आगा हशर काश्मीरी की तसनीफ़ है। ठीक है, उन्होंने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले नए मेम्बरान से नए अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगा हशर काश्मीरी नाम जो है इनका आगा मोहम्मद शाह। नाम क्या है? आगा मोहम्मद शाह। और तखल्लुस हशर, तखल्लुस इनका हशर है। और वालिद का नाम आगा गनी शाह। ठीक है, बनारस में कश्मीरी शालों का कारोबार था इनका। ठीक है, और कश्मीरी ही इनका आबाई वतन था। तो गोया कि ये जो आगा हशर काश्मीरी लिखते हैं ये इनका आबाई वतन कश्मीर है। हाँ, बनारस में ये लोग आकर आबाद हो गए थे और इनका कश्मीरी शालों का बनारस में कारोबार था। वालिद का नाम आगा गनी शाह। ठीक है, बाज़ मुहक्किकीन आगा हशर काश्मीरी की जाए पैदाइश अमृतसर तो बाज़ बनारस बताते हैं। इनकी जाए पैदाइश के सिलसिले में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ये पैदा कहाँ हुए, अमृतसर में या बनारस में। लेकिन 1879 में पैदाइश हुई और माह अप्रैल में पैदाइश हुई, इस पर सबका इत्तफाक है। लेकिन माह अप्रैल में भी किस तारीख में हुई इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। लेकिन फिर अप्रैल की किस तारीख को पैदाइश हुई उसमें इख्तलाफ है। कुछ 1 अप्रैल तो कुछ 3 अप्रैल और कुछ 4 अप्रैल बताते हैं। तो गोया कि जो मुत्तफ़क़ अलैह बात है वो ये है कि इनकी पैदाइश 1879 में 1879 में माह अप्रैल के महीने में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, आगे चलिए। इन्होंने बनारस के नारायण मिशन स्कूल में दाखिला लिया। किसमें? नारायण मिशन स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ड्रामों में दिलचस्पी की वजह से तालीम मुकम्मल न कर सके, तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। बनारस के मशहूर मौलवी हाफिज़ अब्दुल समद, किससे? हाफिज़ अब्दुल समद से जो घर पे घरेलू तालीम होती है वहाँ उन्होंने अरबी फ़ारसी और दीनियात की तालीम ली। वही उनके उम्र भर काम आया। यानी हशर मुंबई गए ना, तालीम मुकम्मल न कर सके और जो घरेलू तालीम थी जिसमें वो अरबी फ़ारसी और दीनियात वगैरह की तालीम ली थी ये इनके साथ रहे। आगे हशर मुंबई चले गए। चूँकि ड्रामे में दिलचस्पी थी इनकी तो ये मुंबई चले गए। और काउस जी खटाओ ये नाम है, ये याद रखें थोड़ा सा। काउस जी खटाओ की कंपनी, काउस जी खटाओ की काउस जी खटाओ की कंपनी अल्फर्ड थेट्रिकल कंपनी। ठीक है, अल्फर्ड थेट्रिकल कंपनी में बहैसियत मुंशी 35 रुपये माहवार पे मुलाजमत अख्तियार की। तो सबसे पहले इन्होंने मुंबई जाकर के काउस जी खटाओ की कंपनी में मुलाजमत की। कंपनी का नाम था अल्फर्ड थेट्रिकल कंपनी। मुंशी की हैसियत से इन्होंने काम ज्वाइन किया। 35 रुपये इनके तनख्वाह थी। ये सारी मालूमात जो है वन बाय वन एक एक करके आप नोट करते चलें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मुलाजमत अख्तियार की और उसी दौरान दीगर ड्रामों के अलावा असीर हर्स भी लिखा। असीर हर्स जो है उनकी ये पहले दौर की तस्नीफ है एक तरह से। ठीक है, असीर हर्स भी लिखा जिसकी मकबूलियत से हशर बर्र सग़ीर में मशहूर हो गया, बहुत मशहूर हुआ ये ड्रामा इनका असीर हर्स, सॉरी असीर हिर्स, हाँ हर्स नहीं, हाँ चलिए असीर हिर्स। फिर पूना जाकर राइजिंग स्टार कंपनी में मुलाजमत। इन्होंने कई जगह मुलाजमत चेंज भी किए। ये राइजिंग स्टार, फिर पूना चले गए, मुंबई से पूना चले गए, वहाँ राइजिंग स्टार कंपनी में मुलाजिम हुए। फिर वहाँ से हैदराबाद आ गए, हैदराबाद से हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के एक ताल्लुकादार थे राजा रघुवेंद्र राव। राजा रघुवेंद्र राव की शराकत से हशर ने अपनी एक कंपनी खोली। उनका नाम था अल्फ्रेड कंपनी। क्या था? अल्फ्रेड कंपनी खोली। बाद में खुद ही उसके मालिक भी हो गए, है ना। जो उनके पार्टनर थे राघवेंद्र राव,
उसके बाद जो है पार्टनरशिप में खुली, लेकिन बाद में खुद उस कंपनी के मालिक हो गए। और सिल्वर किंग का पहला शो, सिल्वर किंग, ये सिल्वर किंग भी इनका जो है ड्रामा है, ठीक है। सिल्वर किंग का पहला शो जो है उन्होंने अपनी कंपनी में दिखाया, पेश किया। तो सिल्वर किंग का पहला शो 1910 में उस कंपनी के लिए हैदराबाद में हुआ, है ना। हैदराबाद में पहला शो 1910 में इन्होंने किया अपनी कंपनी के तहत, 1910 ईस्वी। उसके बाद ये कह रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है इसमें। ये कह रहे हैं कि ड्रामा सिल्वर किंग जो है, ये ड्रामा सिल्वर किंग एक अंग्रेजी ड्रामा निगार हैं, हेनरी आर्थर जॉसेंड, ठीक है, जॉनसेंड, हेनरी आर्थर जॉनसेंड की अंग्रेजी ड्रामे से माखूज है, ठीक है। एक अंग्रेजी ड्रामा से माखूज है, किसके, ये उसके राइटर हैं उस अंग्रेजी ड्रामा के, ठीक है। तो ये ड्रामा सिल्वर किंग जो है ये हेनरी आर्थर जॉनसन के अंग्रेजी ड्रामा से माखूज है, ठीक है। फिर आगा हश्र जो है 1913 में हैदराबाद से लाहौर मुंतकिल हो गए। हैदराबाद में उन्होंने काम किया और हैदराबाद से फिर वो लाहौर चले गए। हश्र की मशहूर नज़्म शुक्रिया यूरोप, उन्होंने एक नज़्म लिखी है, क्या, शुक्रिया यूरोप। तो ये भी ध्यान रखिए कि शुक्रिया यूरोप ये नज़्म है, किसकी लिखी हुई है, आगा हश्र कश्मीरी की लिखी हुई है। तो हश्र की मशहूर नज़्म शुक्रिया यूरोप पहली बार अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक जलसे में पढ़ी गई और ये नज़्म मुनाजात पे ख़त्म होती है। नज़्म का जो अख्ताम होता है तो आखिर में कुछ मुनाजात हैं, ठीक है। तो ये शुक्रिया यूरोप हश्र की लिखी हुई है। कब, कहाँ पढ़ी गई पहली मरतबा, अंजुमन हिमायत इस्लाम के एक जलसे में ये नज़्म पहली मरतबा पढ़ी गई। हश्र की शादी 1911 में अमृतसर में हुई, जिससे एक लड़का नादिर शाह पैदा हुआ। क्या हुआ, लड़का जो पैदा हुआ था उसका नाम क्या था, नादिर शाह हुआ था, जो 3 माह की उम्र में लखनऊ में इंतकाल हो गया। उसके कुछ उसके बाद कोई औलाद न हुई और 1916 में अहलिया का भी इंतकाल हो गया। तो ज़िंदगी इनकी काफ़ी परेशान कुन गुजरी है। बच्चे भी क्या नाम है, लड़के का भी इंतकाल हो गया और अहलिया के भी 11 में शादी हुई और समझिए कि 5 साल के बाद 1916 में इनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। अहलिया के इंतकाल से दिल बर्दाश्ता होकर के लाहौर छोड़ के कलकत्ता चले गए। वहाँ कलकत्ता जाने के बाद जो है मैडन थिएटर, क्या ये मैडन थिएटर से वाबस्ता हुए बतौर मुंशी। 1200 रुपये माहवार थे। तो गोया कि आप देख लें, जो शुरू में ज्वाइन किया था 35 रुपये मुंबई में, और उसका जब कलकत्ता आए तो कलकत्ता में मैडन थिएटर से वाबस्ता हुए तो 1200 रुपये माहवार इनका जो है तनख्वाह था। हश्र 1924 में फिर कलकत्ता चले गए थे। फिर 1924 में फिर कलकत्ता से बनारस आ गए और अपनी कंपनी कायम करके कुछ दिनों बाद कंपनी कायम की। आने के बाद कलकत्ता आने के बाद फिर कलकत्ता चले गए, बनारस, कलकत्ता से बनारस आ गए। कहाँ आ गए ये, कलकत्ता से बनारस आ गए। अब बनारस में आकर के इन्होंने अपनी कंपनी कायम की। अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि एक महाराजा थे, हिज हाइनेस महाराजा ऑफ चरखारी, क्या नाम है इनका, देख लीजिए ये नाम, हिज हाइनेस महाराजा ऑफ चरखारी ने उनके ड्रामे से बहुत मुतासिर होकर के इस पूरी कंपनी को ही 50,000 रुपये में खरीद लिया और हश्र को उसका जिम्मेदार बना दिया। तो हश्र जो है उस कंपनी के साथ साथ चरखारी चले गए, क्योंकि उस कंपनी को 50,000 रुपये में किसने खरीद लिया था, हिज हाइनेस महाराजा ऑफ चरखारी। कितने में खरीदा था, 50,000 रुपये में। तो ये हश्र जो है कंपनी के साथ चरखारी चले गए। हश्र वहाँ काम करते रहे। फिर 1928 में महाराजा की इजाज़त से बनारस से फिर कलकत्ता आ गए। कलकत्ता का ये दौर स्टेज, यानी कलकत्ता आ गए थे। फिर ये कलकत्ता का जो ये दौर था ये स्टेज ड्रामा के अलावा फिल्म का भी दौर था, है ना। उस वक्त जो है मूविंग जो होती है पिक्चर्स वाली फिल्म आ चुकी थी। लिहाजा उस आखिरी दौर में न्यू थिएटर्स के लिए, किसके लिए, न्यू थिएटर्स के लिए मशहूर फिल्में भी लिखी इन्होंने, है ना। चुनांचे चंडीदास, ठीक है, और यहूदी की लड़की, ये इस पे फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है। चंडीदास और यहूदी की लड़की लिखी, ये मशहूर फिल्में हैं, ड्रामा था और ये फिल्में हैं, इस पे फिल्में बन चुकी है, ठीक है, ये लिखी उन्होंने। फिर हश्र 1934 में कलकत्ता से लाहौर पहुंचे, अपनी फिल्म की कंपनी बनाई। कलकत्ता से फिर लाहौर आ गए और अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई। कौन सा, हश्र पिक्चर्स के नाम से इन्होंने। और उसमें जो है एक फिल्म बनाने का प्रपोजल तैयार हुआ, भीषम फिल्म बनाने का प्रपोजल तैयार हुआ, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद इनका इंतकाल हो गया। 28 अप्रैल 1935 को इनका लाहौर में ही इंतकाल हो गया। तो इनका इंतकाल कहाँ हुआ, लाहौर में, 28 अप्रैल 1935।
ठीक है, माहिरीन ने हश्र के ड्रामा निगारी को 5 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि माहिरीन ने हश्र के ड्रामा निगारी को, चूंकि हश्र उर्दू ड्रामा के बहुत बड़े ड्रामा निगार है ना, बहुत बड़े कलमकार है, तो इनके ड्रामा निगारी को 5 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है, और सिल्वर किंग और यहूदी की लड़की, ये दोनों इनके तीसरे दौर का ड्रामा है, इब्तदाई दौर का नहीं बल्कि तीसरे दौर का, जो इनके बिल्कुल उरूज का ज़माना था, तो वो तीसरे दौर का ड्रामा है। ये कौन? सिल्वर किंग भी और यहूदी की लड़की भी। ये अगर इस तरह से सवाल पूछ दिया जाए कि यहूदी की लड़की जो है ये किस दौर का ड्रामा है, आगा हश्र कश्मीरी के किस दौर का ड्रामा है, तो तीसरे दौर का ड्रामा है। आगा हश्र पर ए बी अशरफ ने किताब लिखी है। क्या? ए बी अशरफ ने आगा हश्र और उनका फ़न, ये किताब आगा हश्र की शायरी पे उनके जो है उनके ऊपर लिखी गई है। लिखा किसने है? ए बी अशरफ ने। किसने? ए बी अशरफ इनका नाम है। ठीक है, तो आगा हश्र के ऊपर ये किताब लिखी गई है, आगा हश्र और उनका फ़न, ए बी अशरफ ने लिखा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से हम ड्रामा यहूदी की लड़की आगा हश्र कश्मीर, इसके बारे में बात करते हैं। यह ड्रामा आगा हश्र ने अपनी दूसरी कंपनी इंडियन थिएट्रिकल कंपनी के लिए 1913 में लिखा था। कब लिखा था इन्होंने? 1913 में लिखा था। ठीक है, इस और किसकी? इंडियन थिएट्रिकल कंपनी, जो इनकी दूसरी कंपनी थी, इन्होंने जो बनाई थी, उसके लिए लिखा था। इस यहूदी की लड़की ड्रामा को खुद हश्र अपनी द इंडियन थिएट्रिकल कंपनी ने, सॉरी, इस यहूदी लड़की ड्रामा को खुद हश्र की अपनी द इंडियन थिएट्रिकल, या ये इंडियन या द इंडियन है ना, द लगा हुआ यहाँ पे, सो द इंडियन थिएट्रिकल कंपनी ने दिल्ली में स्टेज किया। इस ड्रामा को लिखने के बाद खुद इन्हीं की कंपनी ने इसको क्या किया? स्टेज किया। फिर बाद में उसे मशरक़ी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया। तो असल एक ड्रामा ही है ये, उसमें कुछ किरदारों के नाम की तब्दीली के साथ इसको अलग अलग जगह पे स्टेज भी किया गया। तो ये यहूदी की लड़की, इस ड्रामे को खुद हश्र की कंपनी द इंडियन थिएट्रिकल कंपनी ने दिल्ली में स्टेज किया, पेश किया। उसके बाद मशरक़ी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया। वफा की पुतली के नाम से किसने पेश किया था? द न्यू खटाव पारसी थिएट्रिकल कंपनी ने। द न्यू खटाव पारसी थिएट्रिकल, एक पारसी थिएट्रिकल कंपनी थी, उसने इसके हैदराबाद में पेश किया। बाद में इस पर फिल्म भी बनी। ठीक है, यहूदी की लड़की। तो ये भी एक सवाल हो सकता है कि यहूदी की लड़की को और किस नामों से स्टेज किया गया है? मशरक़ी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया और उस पर फिल्म भी बनी है। ठीक है, आगे आगा हश्र का ड्रामा यहूदी की लड़की उनके तीसरे दौर की तमसील है, तीसरे दौर का ड्रामा है। और इसका प्लाट, ये जो प्लाट लिया है इन्होंने, ये W.T. मैंक्रॉफ की मेलोडी ड्रामा, ठीक है, द ज्यूज से माखूज है। इसको जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग इंग्लिश के साथ, अगर इंग्लिश का तलफ़ुज़ लिखा जाए तो थोड़ा सा मिस्टेक, परेशानी आ जाती है। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो ये इसको जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप ऐसे नोट कर लें कि ये इसका जो प्लाट लिया है वो W.T. मैंक्रॉफ के मेलोडी ड्रामा, उनका जो मेलो ड्रामा, उनका जो मेलो ड्रामा था द ज्यूज, उससे ये माखूज है। ठीक है, यानी एक है W.T. मैंक्रॉफ, ठीक है, मैंक्रॉफ, उनका एक मेलो ड्रामा है द ज्यूज, उसी पे बेस्ड है। यानी एक तरह से उसका तर्जमा कह लें, उससे जो है आगा हश्र ने ये कहानी ली है और फिर उसको उर्दू में लिखा है। ठीक है, इस ड्रामा में 3 एक्ट हैं। इस ड्रामा में 3 एक्ट यानी 3 बाब है और 18 सीन है। कितने हैं? 18 सीन और 3 एक्ट। पहला एक्ट 8 सीन है, दूसरा एक्ट में 7 सीन है और तीसरे एक्ट में 3 सीन है। तो इस तरीके से 8 7 15 3 18 सीन है टोटल। इसमें उन्होंने क्या बयान किया है? रोमन जो होते हैं, रोमन एम्पायर्स वगैरह जो, तो इसमें उन्होंने रोमनों के उन मजालिम की दास्तान बयान की है जो उन्होंने यहूदियों के साथ रवा रखा था। जो रोमन एम्पायर्स थे तो वो अपने इलाके में बसने वाले जो यहूद थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया करते थे। तो उस रोमनों के मजालिम की दास्तान बयान की जो उन्होंने यहूदियों के साथ किया है, ये बयान किया है। इस ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए उन्होंने इसका दूसरा हिस्सा भी लिखा, मशरक़ी हूर उर्फ शेर की गरज। मशरक़ी हूर उर्फ शेर की गरज, ये लिखा इन्होंने, इसके नाम से लिखा, लेकिन ये मुकम्मल शक्ल में मौजूद नहीं है, है ना। इनके ड्रामे के जो मजमू उसमें भी मौजूद नहीं है, इसलिए बस इसका नाम ही है। देख लें आप इस ड्रामे में जो किरदार है, इन किरदारों का नाम देखें। बादशाह, मार्क्स का बाप,
ये बादशाह है वहाँ का। उसके बाद कैनेशिस, ये राहिब है सल्तनत का, राहिब सल्तनत का ये एक राहिब है। उसके बाद मार्क्स, ये रोमन शहजादा है। इसी तरह से राहेल का आशिक और डेसिया का मंगेतर, ये भी है आगे राहेल और डेसिया। राहेल कौन है? राहेल इजरा लिखा है या ऐसे ही लिखा हुआ, चूंकि ये मर्द का किरदार है ये, ठीक है, अजरा लड़की का किरदार नहीं है, ये मेल कैरेक्टर है। तो राहेल इजरा की बेटी, राहेल कौन है? इजरा की बेटी है और मार्क्स की माशूका है। मार्क्स जो है वो रोमन एम्पायर होने के शहजादा होने के बावजूद राहेल से वो इश्क करता था, और हालांकि क्या नाम है, मार्क्स के मंगेतर थी ये डेसिया, ठीक है। डेसिया रोमन शहजादी और मार्क्स की मंगेतर है। जोना, ये डेसिया की मुलाजमा और शाही खादमा है। ब्रोटेस, ये मजहबी रहनुमा है। कौन सा मजहबी रहनुमा? ईसाई मजहबी रहनुमा जिसको आप कह सकते हैं, ये है ना, और ये इसीलिए यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इजरा एक बूढ़ा यहूदी सौदागर है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से कुछ जो साइड में चलने वाले कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स के अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक घसेटिया का नाम आता है, ये हज्जाम था, फिर ये पोस्टमैन बना दिया जाता है, ये चंपा का खाविंद और रोज़ का आशिक है। ये साइड के कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद मसीता एक बेरा है, क्या रोज़ का तालिब, जो रोज़ का ये आशिक है, रोज़ भी एक किरदार है और ये उसका ये तालिब है मतलब, हाँ। इसी तरह से फुलमन, ये चंपा का आशिक है। इसी तरह से मिस्टर वुड, एल्स का बदमिजाज शौहर, एलिस कह लें ये नाम है ना, एलिस का बदमिजाज शौहर है, मिस एलिस का। चंपा घसेटा की बीवी है ना, ये घसेटा जो था उसकी बीवी है कौन? चंपा। इसी तरह से एलिस कौन है? मिस्टर वुड की बीवी है, मिस्टर वुड की बीवी है। रोज जो है ये अल्फ्रेड नाम है इसका एक्चुअली। बुढ़िया, ये भी एक किरदार है। तो ये कुछ जो है ज़मीनी किरदार, जो छोटे छोटे किरदार होते हैं वो हैं। मेन किरदार जो है ये हो गया आपको यहाँ से, ये मेन किरदार है। ये कुछ साइड में जो चलने वाले सब कैरेक्टर्स होते हैं वो हैं ये, जिनका रोल कम रहता है लेकिन अहम होता है। आगे इजरा, राहेल और मार्क्स ड्रामे के मरकजी किरदार हैं। जो इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं वो ये हैं, कौन? इजरा, राहेल और मार्क्स। इजरा राहेल का बाप और राहेल जो है माशूका है और मार्क्स उसका आशिक है। ये तीन जो है मरकजी किरदार हैं। ड्रामे का खुलासा क्या है? ड्रामे का खुलासा कुछ इस तरह से देखें। यह ड्रामा यहूदी पर रूमी हुक्मरानों के जुल्म सितम और उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के अलावा एक बाइस्मत और बावफा यहूदी लड़के राहेल की दास्तान मोहब्बत और उसके इसार कुर्बानी पर मबनी है। यानी रूमी हुक्मरान जो मतलब यहूदियों पर जुल्म करते थे, उनके तशख़्ख़ुस को, मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के दर पे थे, उस यहूदी के कौम के अंदर एक बाइस्मत और बावफा यहूदी लड़की थी राहेल, उसकी दास्तान मोहब्बत में मबनी है। सल्तनत रूम में यहूदी, ईसाई, पारसी सभी रहते थे। ब्रोटेस एक ईसाई मजहबी रहनुमा था। देख ले यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ब्रोटेस क्या था? ब्रोटेस ईसाई मजहबी रहनुमा था और यहूदियों से सख्त नफरत करता था। इजरा जो है उसी यहूदी कौम का सरदार था, जो यहूदी कौम थी उसका सरदार था बूढ़ा इजरा। उसकी एक बेटी थी राहेल, राहेल उसकी बेटी थी। शहजादा मार्क्स जो कि रोमन शहजादा था, राहेल से मोहब्बत करता है और राहेल भी उससे मोहब्बत करती है, जबकि शहजादी डेसिया शहजादा मार्क्स की मंगेतर है। जबकि जो रोमन शहजादी एक है डेसिया, वो जो है उसकी मंगनी हो चुकी है शहजादा मार्क्स से। राहेल को जब ये पता चलता है कि मार्क्स जिससे वो मोहब्बत करती है वो यहूदी नहीं रूमी है, तो बहुत अफसोस होता है ना, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत करती रहती है। हाँ, जब दोनों घर से भागने का प्लान कर रहे होते हैं, हाँ, कि चलो भाग चलते हैं, मार्क्स उसे भगा के ले जाने पर तैयार हो जाता है और ये भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त क्या है, इजरा जो है वो उसका जो बाप है वो आ जाता है और वो मार्क्स को बहुत बुरा भला कहता है और दोनों की शादी के लिए सिर्फ इस शर्त पे राजी होता है कि मार्क्स यहूदी बन जाए। वो राजी नहीं है, यानी वो चाहता है कि अब हमारी बेटी यहूदी है तो तुम भी यहूदी बन जाओ, तब उससे शादी कर लोगे, वरना नहीं। तो वो जो है वो खुद जो है क्या नाम है, जो शहजादा होता है वो तो रोमन होता है, ईसाई होता है, वो यहूदी बनना नहीं चाहता है। तो गुस्सा से, तो वो गुस्से में इजरा को शहजादा, तो गुस्से में इजरा शहजादा मार्क्स को घर से निकाल देता है, गुस्से में उसको घर से निकाल देता है। चूँकि राहेल के सामने ही सारी बात हुई थी, उसने यहूदी मजहब अख्तियार करने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद उसके बाप ने उसको निकाल दिया। तो अब राहेल के दिल में ये ख्याल आया कि गोया कि उसने उससे मोहब्बत के पींगे तो बढ़ाई बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ दगा किया। जब मजहब छोड़ने की बात थी तो छोड़ के उससे शादी कर लेता। तो राहेल मार्क्स पे दगाबाजी का इल्ज़ाम लगाती है कि उसने मुझे धोखा दिया है और उस बादशाह के दरबार में अपना मुकदमा पेश कर देती है। जबकि बादशाह जो होता है वो बादशाह खुद मार्क्स का बाप ही होता है,
बादशाह जो है वो मार्क्स चूंकि शहजादा है, बादशाह उसका बाप है, उसी के दरबार में उसके बेटे के खिलाफ क्या करती है, मुकदमा पेश कर देती है। लेकिन चूंकि बादशाह जो है वो आदिल परस्त होता है, लिहाजा वो कानून की बालादस्ती चाहता है और कानून के मुताबिक शहजादे पर मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने की इजाज़त दे देता है कि मजहबी अदालत में इस पर मुकदमा चला जाए कि ऐसे जो है किसी एक गैर मजहब की लड़की से मोहब्बत करके उससे शादी करने की बात कर सकता है। उधर डेसिया जो कि राहिल के क्या नाम है, शहजादा की मंगेतर थी, वो राहिल से दरखास्त करती है कि भाई वो अपना मुकदमा वापस ले ले, उसका घर बिगड़ जाएगा है ना, और उसकी मंगनी टूट जाएगी या शादी नहीं हो पाएगी, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा दरखास्त करती है। बहुत मिन्नत और समाजत के बाद वो मुकदमा वापस लेने पर राज़ी हो जाती है, हालांकि ये जानते हुए कि उसे झूठा इल्ज़ाम लगाने की जुर्म में सज़ा भी होगी, क्योंकि उसने शहजादे पे एक इल्ज़ाम लगाया। जब मुकदमा वापस लेगी तो पता चलेगा कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, चुनांचा वो मुकदमा वापस ले लेती है। चुनांचा बादशाह झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में इज़रा और राहिल यानी राहिल और उसके बाप दोनों को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालने का हुक्म दे देता है। ठीक है, ये सज़ा तजवीज़ हो जाती है, इसका ऐलान हो जाता है। अब उसी वक्त ये बिल्कुल पीक जो है ड्रामे की जो है कि तसादुम का बिल्कुल पीक और क्या नाम है, तसादुम का सबसे हाईएस्ट लेवल है ये। यहाँ से कहानी जो है नीचे की तरफ आती है। इसी वक्त अज़रा ये इंकशाफ करता है, इज़रा जो उसका बाप है वो इंकशाफ करता है कि राहिल उसकी बेटी नहीं है ना, बल्कि वो मजहबी रहनुमा जो है ईसाइयों का ब्रोटिस की बेटी है। क्या है वो? ब्रोटिस की बेटी है। जब शहर में आग लगी हुई थी तो वो उसे बचाकर घर ले आया था और उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह की है। जब ये इंकशाफ करता है तो ब्रोटिस जो कि खुद ईसाई था और बहुत ही यहूदियों का बहुत ज़्यादा मुखालिफ था, उसकी बेटी है ये, लिहाजा ब्रोटिस अपने बेटी को गले लगा लेता है और बिलाखिर बेटी से जब पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहोगी तो वो कहती है कि हम अज़रा के साथ रहेंगे जिसने हमारी परवरिश की है। बाप भी राज़ी हो जाता है, लिहाजा राहिल अज़रा के साथ ही रहना चाहती है। मार्क्स जो है राहिल से अपनी बेवफाई पे माफ़ी मांगता है। मार्क्स जो राहिल से मोहब्बत किया था उसने उससे अपनी बेवफाई पे माफ़ी मांग लेता है और बिलाखिर मार्क्स और डेसा की शादी हो जाती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये था आपके इस कहानी का खुलासा और कुछ किरदार जो हमने बयान कर दिया। आप इसे देखें, पढ़ें, समझें और कहानी की अगर मेन कहानी अगर मिल जाए तो आप इसे पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इंशाल्लाह इस मरतबा उर्दू स्ट्रीम से ज़्यादा लोग UGC नेट क्वालिफाई करें, हमारी यही ख्वाहिश है। बस इसके साथ आपसे जुदा होते हैं, इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।